नाज़रीन से कबल हमने आपके सामने शहबाज शरीफ हुकूमत के पहले बजट के चीदा नुकात सामने रखे। इस बजट की एक इंडिपेंडेंस का तज्जिया हासिल करते हैं या किस तरह से एक आम पाकिस्तानी को ये बजट और पाकिस्तान की मजमूई माशी सेहत को मुतासिर करेगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद सुहेल, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टॉप लाइन सिक्योरिटी, और जनाब आबिद क़य्यूम सुलहरी हमारे साथ इस्लामाबाद से हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर SDPI। सुहेल साहब, पहले तो आप ये बताइएगा कि आपके नज़दीक इस बजट की अहमियत क्या है? वो जो चीज़ें अवाम को मुतासिर करती हैं कि मज़ीद कितनी महंगाई होगी, वो चीज़ें तो बजट का हिस्सा नहीं है, वो तो हुकूमत ने रख दी है और वो आहिस्ता आहिस्ता अपना अनाउंस करते रहेंगे। लेकिन मजमूई तौर पर पाकिस्तान के एक की मजमूई सूरत हाल पे किस तरह से ये असरअंदाज होगा बजट? देखिए, मेरे ख्याल में मिक्स सा बजट है और इसकी कामयाबी या नाकामी का अंदाज़ा अगले 2-3 हफ्ते में लग जाएगा। अगर IMF ने इसको अप्रूव कर दिया इन नंबर्स को, तो मुल्क में थोड़ा इस्तेकाम आएगा, करेंसी में इस्तेकाम आएगा और लगेगा कि जो बजट प्रेजेंट किया गया है वो IMF की तवक्कुआत के मुताबिक है। और अगर वो नहीं हो सका तो इसका मतलब है नाकामी होगी। और आपने बजा फरमाया कि पब्लिक के लिए तो इससे कोई रेलेवेंस इसलिए नहीं है कि पेट्रोल की कीमत 60 रुपये बढ़ा दी गई है, बिजली की, गैस की बढ़ने वाली है, और जो SPI जो आया है, जो इन्फ्लेशन का एक अंदाज़ा होता है, 23% बढ़ गया है। तो बज़ाहिर यही लग रहा है कि अगले 1-2 महीने तो इन्फ्लेशन कोई ठीक ठाक 17-18% तक बढ़ेगी। तो मेरे ख्याल में आवाम के लिए तो बुरा हाल है ऑलरेडी, और वो रहेगा जब तक IMF का लोन नहीं मिल जाता और जब तक ग्लोबल जो प्राइसेस हैं तेल की वो नीचे नहीं आती। जब तक ये नहीं होती तो बजट हुकूमत जो भी दे दे गरीब आवाम के लिए तो ये ज़रा सा चैलेंजिंग टाइम्स रहेंगे। तो सुलहरी साहब, आपके नज़दीक क्योंकि बजट है IMF के मशवरे का, बजट है IMF के साथ गुफ्तगू करके, बजट है वो जो IMF की मर्जी है, बजट की मर्जी पाकिस्तान के अवाम को तसल्ली नहीं देना, IMF को तसल्ली देना है। तो बजट और फिर बजट से मुंसलिक दूसरे इक़दामात हैं, क्योंकि जब ये 60 रुपये तेल की कीमत बढ़ी तो उसमें फिर मजीद इंटरनेशनली प्राइस में इजाफा हो गया। लेकिन क्या माहौल बन रहा है कि जो बुनियादी हदफ है कि IMF की तसल्ली करा दें, क्या उस जानिब आपको ये पेशरफ्त सही लग रही है? कुछ हद तक है, चूंकि अगर आप दोहा में जो लास्ट मुज़ाकरात हुए थे उसकी देखें, जो कम्युनिके जारी हुआ था तो उसमें बड़े क्लियरली कहा गया था कि जी एनर्जी सब्सिडीज की रिमूवल और पॉलिसी एक्शंस इन बजट 23। तो वो पॉलिसी एक्शंस जो है वो कुछ हद तक तो नजर आ रहे हैं। मुझे कंसर्न जो है वो 2-3 इसमें इनिशिएटिव्स पे है जो कि ज़ाहिर बड़े माइनर है, लेकिन मुझे लगता है कि IMF का जो है वो गवर्नमेंट से ये वापस करवाएगा। जैसे हुकूमत ने बजा तौर पे एग्रीकल्चर मशीनरी, एग्रीकल्चर सीड्स और इनपुट्स जो है उस पर GST वापस लिया है। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया कि सोलर पैनल्स पे से GST वापस लिया है। इसी तरह से फिल्म इंडस्ट्री पे टैक्स ब्रेक की, टैक्स हॉलीडेज की बात की गई है। लेकिन इसके साथ अगर आप याद करें कि IMF ने एक पूरा मिनी बजट जो था वो इस वजह से दिलवाया था पिछली हुकूमत से कि वो चाह रही थी कि अक्रॉस द बोर्ड जितनी भी GST एग्जम्पशंस हैं उनको हुकूमत वापस ले, किसी तरह की कोई डिस्टॉर्शन जो है वो बाकी ना रहे। और उस वक्त भी शोर उठा था कि फार्मूला मिल्क पे, एग्रीकल्चर जो इक्विपमेंट्स पे, बीजों वगैरह पे पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता GST लगाना, लेकिन लगाना पड़ा। तो मेरा ख्याल है कि एक तो ये चीज़ है जो कि IMF को थोड़ा सा हेल्प करेगी, और शायद जब ये नेगोशिएशन में जाते हैं दोबारा तो IMF ये चीज़ पॉइंट आउट करे। दूसरी एक और जो बड़ी वैलिड चीज़ है, मिफ्ता साहब इस पर बात भी कर रहे थे आज, नॉन प्रोडक्टिव एसेट पे जो टैक्सेशन है, स्पेशली प्रॉपर्टी पे, उसको 6 साल से अगर आपने कम रखा है उस पर टैक्स, या एक से ज्यादा प्रॉपर्टी अगर आपके पास 2.5 करोड़ रुपए की मालियत की है तो उस पर एडिशनल टैक्स, वो एक बड़ी अच्छी चीज है। लेकिन उसका जो फ्लिप साइड हो सकता है वो ये है कि जिस मुल्क में आपके पास कोई और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है, अगर लोगों के पास ये इंसेंटिव भी खत्म हो जाएगा तो ये डॉलराइजेशन ऑफ इकोनॉमी को फरोग देगा, क्योंकि बैंक में पड़े हुए पैसे तो आपके एक साल में 25 से 30% डेप्रिशिएट होने का खतरा होता है। तो लोगों के पास जितनी भी सेविंग थी वो इसीलिए प्रॉपर्टीज में लगाते हैं कि उनको ये होता है कि जी 2 साल बाद 3 साल बाद जब बेचेंगे कुछ प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये गलत चीज है। सब ये मजबूरी तौर पे इस पर बड़ा इत्मीनान का इजहार हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि ये नॉन प्रोडक्टिव एसेट है और इसमें इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है लोगों की, इसको नहीं होना चाहिए। मगर क्या ये इतने मीनिंगफुल हैं मेजर्स जिससे कि बाकी डिस्करेज हो इस मामले में? देखिए, ख्याल ये है कि ये इसका तोड़ हो जाएगा और ये इतना फार रीचिंग नहीं है। नहीं कामरान भाई, देखें ये एक इब्तिदा है मेरे ख्याल में ना। ये जो देखें 2 चीज़ें, एक तो जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर था CGT का, उसमें सख्ती पैदा की गई है, मगर ये जो डीम्ड इनकम वाला है ना, ये तस्वर नहीं था। तो आज इन्होंने उस पर 1% लगाया है
कल वो 2% भी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये गुड इनिशिएटिव है, हमें इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए। और मैं इस शायद आर्गूमेंट से एग्री नहीं करता कि लोग अपना पैसा कहाँ लगाएंगे। लोग अपना पैसा बैंक में रखेंगे तो बैंक से तो इंडस्ट्री लगती है, लोग अपना पैसा कहीं ना कहीं और लगाएंगे। तो मेरे ख्याल में ये एक टैक्स कलेक्शन के हिसाब से नहीं, मगर एक नया कॉन्सेप्ट मुतारिफ कराया गया है जिसको आगे मजीद बढ़ाया भी जा सकता है। अगर सुरेश साहब एक और कॉन्सेप्ट किया है इन्होंने कि इलेक्ट्रिसिटी बिल में इनकॉर्पोरेट कर दिया है एक मिनिमम टोकन टैक्स है स्मॉल रिटेलर्स के लिए, और ये एक नई सी चीज़ है और शायद इसके काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक भी है। क्या आपकी क्या राय है? देखिए, ये एक फ्लैट रेट पे एक नया डायरेक्ट टैक्स जो है ये लगा है और किसी ना किसी तरीके से ये सारा जो आपका रिटेल ट्रेड सेक्टर है इसको टैक्स रेट में लाने की जरूरत तो थी, और ये पहले भी कई दफा इस तरह की सजेशन या इस तरह की प्रपोजल जो थी वो लाई गई थी। अब देखना ये है कि ये कितना कामयाब होता है। इस वक्त इशू सिर्फ ये है कि हुकूमत जो है वो एक इलेक्शन मोड में है और इन द रन अप टू इलेक्शन हुकूमत अपने बहुत से स्टेक होल्डर्स को शायद नाराज करने को अफोर्ड नहीं कर सकती, जो कैच 22 सिचुएशन है। ना हुकूमत अपने डोमेस्टिक स्टेक होल्डर्स को नाराज कर सकती है, ना हुकूमत IMF को नाराज कर सकती है, और इसके बैन चलना जो है ये बहुत मुश्किल मरहला है। और ये इस हुकूमत के लिए अगर चूंकि PMLN के बारे में खुसूसी तौर पर यह कहा जाता है कि अर्बन एरिया का जो रिटेल सेक्टर होता है वो PMLN का सपोर्टर है, तो अब उनके साथ वो कितना कंफर्ट लेवल बना सकते हैं, ये उनका कितना ट्रस्ट इस चीज पे विन कर सकते हैं। उनके लिए तो सबसे बड़ा थ्रेट सुहेल साहब ये इस वक्त फ्यूल प्राइसेस हैं, एनर्जी प्राइसेस है, क्योंकि इसमें मजीद इजाफा होना है और ये 30-40 रुपए डीजल में होना है, पेट्रोल में होना है, बिजली की कीमतें बढ़नी है, गैस की कीमतें मजीद बढ़नी है। तो कोई भी ऐसी हुकूमत जिसकी जरा सी भी पॉलिटिकल एम्बिशन हो उसके लिए ये सस्टेन करना और इसको किसी सूरत से इससे निकल जाना तो बहुत बड़ा मरहला होगा ना? नहीं, ये सियासी तौर पे तो बहुत ही चैलेंजिंग टाइम्स हैं, और मेरा ख्याल में अगर कोई और भी हुकूमत होती तो वो इसके अलावा कुछ कर इसलिए नहीं सकती थी कि अगर यहाँ पर रिलीफ दे दिया या पेट्रोल प्राइस या डीजल प्राइस नहीं बढ़ाई तो फिर आप डिफॉल्ट हो जाएंगे। हमारे पास रिजर्व्स है नहीं, $130 बिलियन का जिसका डेट हो और $9 बिलियन जेब में हो, तो उसके पास इसके अलावा कोई चारा है नहीं। तो आई थिंक पाकिस्तान के लिए दो ही फैक्टर हैं जो बहुत क्रूशल हैं, IMF और ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस। अगर कामरान में ये दोनों चीज़ें हमारे साथ नहीं होंगी तो मईशत के चैलेंजेस बढ़ते जाएंगे, कम नहीं होंगे। हमारे सुरेश साहब एक और एडिड प्रॉब्लम चैलेंज है ना कि एक पॉलिटिकल भी एक बड़ा चैलेंज है, एक बहुत बड़ा टर्मोइल है, मुल्क तकसीम है, मैसिव पोलराइजेशन इस वक्त हुई है, लोग एक पूरी कौम एक तरह से तकसीम हुई है। अगर ये IMF का प्रोग्राम हो जाता है और कम से कम ये इरिटेंट कुछ अरसे के लिए दूर हो जाता है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट ये वाली इस चैलेंज के वैसे भी इसके लिए बड़ा मसला ही हटती है, केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाती है, तो फिर एक स्टेबिलिटी का माहौल तो बन सकता है। जी, आप बिल्कुल बजा कह रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज को ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, खुसूसन PTI को, कि एक स्टेबल इकोनॉमी जो होगी इलेक्शन के बाद जो भी पार्टी हुकूमत में आएगी वो उसके लिए बहुत जरूरी है। अगर आज ये हुकूमत हटती है और एक फौरी तौर पे आपके पास केयर टेकर सेटअप आ जाता है तो चीजें फिर लिम्बो में चली जाएंगी। इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर ने जो सजेस्ट किया पार्लियामेंट में चार्टर ऑफ इकोनॉमी, मेरा ख्याल है कि उस पर बातचीत दोबारा शुरू कर देनी चाहिए। अगर ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन में नहीं हो सकती तो भले इसको ट्रैक 2 पे ले जाएं, बैक चैनल डिप्लोमेसी को शुरू कर दें, लेकिन तमाम सियासी जमातों का इस वक्त बहुत जरूरी है कि वो चंद बेसिक जो इकोनॉमी की चीजें हैं उस पर किसी तरीके से एग्री कर लें, क्योंकि ये उन्हीं के काम आएगी जो जमात भी इलेक्शन के बाद जीत के आती है। इस वक्त ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि पंजाब में खुदा खास्ता गंदम का बहरान आने वाला है, क्योंकि हुकूमत पंजाब में एक सियासी बहरान की वजह से एक फाल हुकूमत नहीं थी। आपने देखा कि पहले गंदम की खरीदारी पर प्रॉब्लम हुई, उसके बाद फूड डिपार्टमेंट ने मई के महीने से फ्लोर मिल्स को गंदम जो है वो शुरू कर दिया है, जबकि ये पहले अगस्त-सितंबर में होता था। अब अगर गंदम थोड़ी सी भी स्मगल हो जाती है जरूरत से ज्यादा, जो कि पाकिस्तान से हमेशा होती है, तो गंदम का एक बहरान आएगा, और IMF और वर्ल्ड बैंक ये सब जो है ये बार बार आपको मुतनब्बे कर रहे हैं एक फूड क्राइसिस के। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो स्पेशल न्यूयॉर्क गए थे फूड सिक्योरिटी समिट के लिए, जिसमें यही चीज डिस्कस कर रहे थे आलमी रहनुमा के यूक्रेन वार के बाद। जी, थोड़ा सा हम स्ट्रे कर गए, लेकिन सुहेल साहब ये बताइएगा कि इस पूरे माहौल के बावजूद कॉर्पोरेट अर्निंग्स की क्या पोजीशन है, जो असल सिचुएशन है, रिटेल सेल्स वगैरह की क्या है, वहां पे जो फीडबैक थोड़ा बहुत हमने लिया है, कोई इतनी सीरियस चैलेंजिंग सिचुएशन नहीं है जितनी कि हमें पॉलिटिकल स्फेयर में नजर आती है।
دیکھیں کامران صاحب، ابھی تک پچھلے 2-3 سال میں تو یہ نہیں تھی، کیونکہ جو سختیاں ہوئی تھیں 2019 میں جب IMF آیا تھا وہ فوراً ریورس ہو گئی تھی پینڈیمک کے آنے سے، تو وہ جو نقصانات تھے وہ فوراً کور ہو گئے. پھر حکومت پاکستان نے، سینٹرل بینک نے بہت انسینٹیوز دیے، تو وہاں سے چیزیں اچھی ہو گئی تھیں بہت زیادہ. مطلب جس طرح انفلیشن تو زیادہ بڑھ رہا تھا بٹ کارپوریٹ ارننگز زیادہ اچھی بڑھ رہی تھی، تو سینٹیمنٹ اچھے تھے. مگر ابھی جو ہمیں اطلاعات آ رہی ہیں، چاہے وہ سیمنٹ ہے، اسٹیل ہے، ہر جگہ اکراس دا بورڈ سلو ڈاؤن نظر آ رہا ہے. اور یہ جب انفلیشن 18-19% کے قریب ہوگا تو یہ سلو ڈاؤن ہمیں نظر آئے گا. تو اوور آل میرے خیال میں وہاں بھی افیکٹ ابھی تک نہیں آیا، مگر یہ ضرور آئے گا. اسی لیے میں نے کہا کہ سب سے امپورٹنٹ جو ہے پاکستان کے لیے آج بھی یہ ہے کہ پاکستان کی کرنسی میں استحکام آئے، اور جو تیل کی قیمتیں جس تیزی سے بڑھ رہی ہیں وہ کم ہوں. اگر یہ دونوں نہیں ہوں گی تو مجھے لگتا ہے کہ آنے والے سالوں میں یہ کارپوریٹ پروفیٹیبلٹی بھی ہے جو پچھلے 3-4 سال میں اچھی رہی تھی وہ بھی متاثر ہونا شروع ہو جائے گی. تو سلیٹر صاحب، تیل کی قیمتوں کے بارے میں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن IMF کی تسلی کرا کے اور یہ پروگرام کی کنٹینیوٹی اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم انٹرنیشنل لینڈرز وغیرہ کے پاس جائیں، یہ تو ٹاپ پرائیورٹی ہے نا ہماری، اور یہ ڈویبل ہے، اور یہ ہمارے سائٹ پہ نظر آ رہا ہے، دیکھ سکتے ہیں ہم کہ یہ ممکن ہے. یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر یہ نہیں ہوگی تو روپیہ جو ہے وہ سٹیبل نہیں ہوگا. جو لوگ بات نہیں سمجھ پا رہے وہ یہ ہے کہ اگر حکومت جو ہے وہ IMF کی آشیرواد حاصل نہیں کر سکتی تو ہم نے جس تیزی کے ساتھ روپے کا زوال دیکھا یہ چلتا رہے گا. آپ نے دیکھا موڈیز نے آپ کی کریڈٹ ریٹنگ جو ہے وہ نیگیٹو کر دی. 2 دن پہلے ہی پاکستان کے 5 بینکس جو تھے ان کی ریٹنگ نیگیٹو ہوگی. تو یہ ساری چیزیں اسی وقت تھمیں گی جبکہ آپ کے پاس IMF کا ایک لیٹر آف کمفرٹ آتا ہے. اس کے بعد دوست ممالک کے ڈپازٹس جو ہیں وہ بھی ہوپ فلی آپ کے پاس آ جائیں گے، اور پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ بھی دنیا میں بہتر ہوگی. تو جو میکرو اکنامک اسٹیبلٹی ہے اس کے لیے تمام میئرز بہت ضروری ہیں، اور اس وقت تمام باشعور لوگوں کو ان حکومتی اقدامات کا ساتھ دینا ہوگا، کیونکہ اگر یہ نہیں ہوں گے تو پھر میکرو اکنامک اسٹیبلٹی بھی نہیں ہوگی. کیونکہ اگر یہ اسٹیبلٹی ہے سہیل صاحب، جو ہماری ایکویٹی مارکیٹ ہے جس میں کہ بہت عرصے سے کوئی فورن انٹرسٹ نہیں آیا ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ فورن مارکیٹس بہت اچھی تھیں اور حالات بہت تھے، وہاں تو بڑا میسو ٹرموائل ہے. اگر یہاں پہ کوئی اسٹیبلٹی آئے، جو یہاں پہ بڑی شدید ضرورت ہے کیونکہ فورنر کا انٹرسٹ آئے، کچھ تھوڑی بہت انفلوز آئیں، تو اس کی راستہ کھل سکتا ہے، یا پاکستان کا کیس بہت خراب ہو چکا ہے؟ نہیں، آئی تھنک پاکستان کا بھی کیس خراب ہے، اور بہت سارے ایمرجنگ کنٹریز جو امپورٹ پہ ڈپینڈنٹ ہیں ان سب کا کیس خراب ہے، چاہے وہ بنگلہ دیش ہے، چاہے وہ لیبنان ہے، چاہے اس طرح کے ممالک ہیں. کیونکہ اب کامران بھائی ہوا یہ ہے کہ پہلے تو یہ تھا کہ پاکستان میں پیسہ اس لیے نہیں آ رہا تھا کہ امریکہ میں جا رہا تھا. اب امریکہ کا پیسہ بھی امریکہ میں جا رہا ہے فکسڈ انکم میں، وہاں پہ 3% کا ریٹ ہو گیا. ریسیشنری پریشر ہے، آپ کو پتہ ہے آج انفلیشن جو ہے US میں 40 سال کی سطح پر پہنچ گیا، 8.6% ہو گیا. تو مجھے نہیں لگتا کہ اسٹاک مارکیٹ میں یا پاکستان میں فورن انویسٹمنٹ شارٹ رن میں آنے والی ہے. ایک تو پاکستان کے اپنے حالات خراب ہیں، باقی جو فورن انویسٹرز ہے وہ اس ملکوں میں جا رہا ہے جہاں پہ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہے، جہاں پہ امپورٹس کم ہیں. مگر پاکستان تو نیٹ امپورٹر ہے، تو جب تک گلوبل کموڈٹی پرائزز اوپر ہوں گی تو مجھے نہیں لگتی امید کے پیسہ آئے گا. البتہ یہ ضرور ہے کہ کل کو یہ $70-80 ہو جائے تو پاکستان کی کایا پلٹ جائے گی، پھر فورن انویسٹمنٹ. تو مگر سلیٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو امپورٹ کو چیلنج کرنے کے، اس کو کرٹیل کرنے کے، اس کو کسی صورت سے کم کرنے کے اقدامات جتنے بھی اب تک کیے گئے ہیں، اوور آل آپ کو کتنا لگتا ہے کہ کچھ یہ امپیکٹ کریں گے کہ ہماری امپورٹس کو سنبھالیں، تھوڑا اس پہ پریشر نیچے کی طرف ڈالیں اور ہماری ایکسپورٹ سسٹین کریں تاکہ یہ ہمارا بیلنس جو ہے کچھ حد تک برقرار رہے؟ جو اقدامات کیے جا رہے ہیں کچھ مناسب ہیں؟ دیکھیے کامران صاحب، بدقسمتی سے ہماری امپورٹ جو ہے یہ کافی حد تک انلاسٹک ہے. جو اس کی ڈیمانڈ ہے ہماری امپورٹ میں دیکھیے نا، آپ کے جو میجر ٹکٹ آئٹمس ہیں وہ کووڈ ویکسین تو نکل جائے گی، اس کی وجہ سے تھوڑا سا پریشر کم ہو جائے گا، لیکن جو مین رہیں گے وہ انرجی جو ہے، جو آپ نے دیکھا والیوم صرف 1.4% اس کا بڑا ہے امپورٹ کا پچھلے سال میں، لیکن اس کی ویلیو جو ہے وہ ڈبل ہو گئی، $18 ارب پہ وہ پہنچ گیا 10 مہینوں میں. اسی طریقے سے ایڈیبل آئل جو ہے وہ بھی ان الاسٹک ہے، اس کی امپورٹ بھی. گندم میں بھی آپ کو درآمد کرنا پڑ رہی ہے 3 ملین ٹن، وہ بھی ایک ان الاسٹک ہے. تو بنیادی طور پہ ان دا میڈیم ٹو لانگ ٹرم میں تو شاید آپ امپورٹ سبسٹیٹیوشن کا سوچ سکتے ہیں، لیکن اس وقت جو ہے وہ یہی دیکھنا ہوگا کہ کون سی چیزیں جو ہیں جن کی کہ ڈیمانڈ جو ہے وہ کرٹیل کی جا سکتی ہے، اور وہ بدقسمتی سے بہت تھوڑی ہیں. ہم نے لگژری آئٹمس کو بین کر دیا، اس سے تھوڑا بہت فرق ضرور پڑے گا، لیکن جو ایک میجر آپ کا خطرہ ہے ٹریڈ ڈیفیسٹ کا، وہ تو اس سے بہت زیادہ اس سے فرق نہیں پڑے گا. لگژری گاڑیاں جو ہیں وہ بند ہو گئی، چیز، چاکلیٹس، بسکٹ، یہ بہت اچھی بات ہے کہ بند ہو گئی، لیکن جو اسٹرکچرل پرابلم ہے امپورٹ کی
وہ وہیں پہ کھڑی ہے اور وہ شاید 1 سال میں اس کو ٹھیک کرنا جو ہے بہت شکریہ جناب عابد قیوم سڈری. جناب محمد سہیل ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک, ذرا نیوز ہیڈ لائن دیکھیں گے, جس کے بعد ہمیں جوائن کریں گے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل. اپنے بجٹ کو ڈیفینڈ کریں گے اور اس میں مسائل اور اس کی تنقید کریں گے سابق وزیر خزانہ شوکت ترین اور مفتاح اسماعیل ہمیں جوائن کریں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد, جس میں آپ نیوز ہیڈ لائن بھی دیکھیں گے.